चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोर्स का, जिसकी एग्जामिनेशन वेटेज लगभग 10 to 14 मार्क्स की होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स मेड बाय financially unsound companies। फाइनेंशियली अनसाउंड कंपनीज जो भी अरेंजमेंट्स करती हैं उसको बोला जाता है रिकंस्ट्रक्शन। सर, फाइनेंशियली अनसाउंड कंपनीज अरेंजमेंट करती हैं मतलब, ध्यान से समझिए बेटा। सपोज एक कंपनी है आपकी XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड जो है बहुत लॉसेस बियर कर रही है, इसकी कैपिटल ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुकी है। मैंने क्या बोला? XYZ लिमिटेड है, इट इज बियरिंग ह्यूज लॉसेस। कैपिटल जो है वो कंप्लीटली वाइप्ड हो चुकी है। वाइप्ड हो चुकी है मतलब इसकी लायबिलिटीज जो हैं वो ज्यादा हो चुकी हैं इसकी एसेट से, या आप बोल सकते हो इसकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब बट XYZ लिमिटेड जो है, इसके डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है दो आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेकार है, बट अगर हमारी कंपनी को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो हमारी कंपनी दोबारा से रिवाइव कर सकती है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर इंटरेस्टेड इन रिकंस्ट्रक्शन। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर इंटरेस्टेड इन रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज they are trying to make certain arrangements so that company can be revived in future. Now, what is this internal reconstruction? Internal means within the company, within the organization। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ इंटरनल अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप अपने क्रेडिटर से नेगोशिएट करते हो, जाके क्रेडिटर्स को बोलते हो कि सर हमने आपको 3 लाख रुपए पे करने हैं 3 महीने बाद, बट हमारे पास नहीं है। अगर हमारी कंपनी आप आज वाइंड अप भी करवा देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास उतने एसेट्स ही नहीं है कि हम आपको पे आउट कर पाए। तो बेटर आप हमें कुछ एक्सटेंडेड टाइम दें, या बेटर आप 3 लाख की जगह 1 लाख ले लें, या बेटर आप 3 लाख की जगह शेयर्स ले लें। जो भी आपका प्रपोजल है आप अपने क्रेडिटर्स के आगे रखते हैं। सेम वे आप डिबेंचर होल्डर्स के पास जाते हैं कि जी रिडम्पशन का टाइम आ गया है, हमें आपको पेमेंट करनी है, बट हमारे पास कुछ भी नहीं है, वी हैव बाबा जी का ठुल्लू, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम अस, आपको कुछ नहीं मिल सकता। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप हमें कुछ एक्सटेंडेड टाइम दें एंड देन ओनली वी कैन पे यू। सेम वे आपने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ नेगोशिएट किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ नेगोशिएट किया, सबके साथ आप कुछ नेगोशिएशंस अरेंजमेंट्स करते हो ताकि आपको कुछ एक्सटेंडेड टाइम मिल सके, आप कुछ उनसे फंड्स रेज कर सको, कुछ अपनी लायबिलिटीज एग्जॉस्ट कर सको, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड व्हाई दिस इज डन? जस्ट विद द पर्पस टू रिवाइव द कंपनी अगेन। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपने एयरटेल सुना है? एयरटेल कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था इन द ईयर 2003। द कंपनी was about to wind up, कंपनी बंद होने के कगार पे खड़ी थी, और कंपनी को उस समय बट ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन सेक्टर में हम आगे निकल सकते हैं, डायरेक्टर्स को ऐसा लगा कि वो आगे निकल सकते हैं, तो दे ऑप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इतना आसान नहीं होता, आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट में पूरा प्रपोजल देना पड़ता है, उसके बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाता है देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। So what I can say about internal reconstruction कि it's a stage just before the winding up, कि winding up से पहले जो आपको एक proposal दिख रहा है वो internal reconstruction है, under which the directors of the company are trying to make certain financial arrangements internally. Internally means
internally creditors, shareholders, or you can say the stakeholders of the company. Now अब इसके अंदर हमें यहाँ पर सारा का सारा इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखना है कि किस तरीके से हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे. चलिए, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग हम बेसिकली यहां पर ओपन करते हैं एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलते हैं. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या क्या बोलते हैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. इसके अंदर क्या होता है सर, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स बोलना तो गलत होगा मेरे लिए, गेन्स होंगे रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस से, वो सारे के सारे इसमें क्रेडिट किए जाते हैं. और जितने भी हमें लॉसेस होंगे इन द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, वो इसमें हम डेबिट करेंगे. ठीक है, एक सेपरेट अकाउंट इसके अंदर ओपन किया जाता है नोन एज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इन विच ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड. सबसे पहले आप इसे एक बार ये नोट कर लीजिए इसका मीनिंग, और इसके बाद हम आगे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फास्ट. चलिए, नाउ अब हम एक एक करके अपनी पूरी डिस्कशन इन डिटेल लेके जाने वाले हैं. अकाउंटिंग, ध्यान से देखिए. सबसे पहले, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ liabilities, for increasing the value of liabilities, हमें liabilities की वैल्यू को इंक्रीज करना है. ध्यान से समझिए एक एक चीज. सपोज जब हम रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में गए तो हमने क्रेडिटर दिखा रखे थे 5 लाख, बट हमें पता लगा हमें 5 लाख नहीं उनको 7 लाख रुपए देने, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए. अब हमारे क्रेडिटर्स 5 की जगह 7 लाख के हो गए. बेटा नुकसान है या फायदा है? सर नुकसान है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है. और लॉसेस अगर होते हैं, ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बताया कि लॉसेस के केस में हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो है उसको क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे. और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं. ठीक है जी. रिकंस्ट्रक्शन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि सर ये लॉसेस हैं. और ये क्रेडिट क्यों हुआ सर, क्योंकि हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है. एग्जांपल देता हूं, क्रेडिटर्स अपीयरिंग एट ₹5 lakh valued at ₹7 lakh. जो क्रेडिटर्स 5 लाख के दिख रहे थे, हमने वैल्यू कितने में किया, 7 लाख. तो 2 लाख की लायबिलिटी हमारी बढ़ गई. लायबिलिटी बढ़ गई तो हमने उसे क्या किया, क्रेडिट किया बेटा टू क्रेडिटर्स. एंड जो हमें नुकसान हुआ वो हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. पहली एंट्री आपको समझ में आई. नेक्स्ट, सेम वे, for decreasing the value of liabilities, liabilities की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए हम क्या करें, फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ liabilities. ध्यान से समझिए, फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ liabilities, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं हम उसे सर, डेबिट करते हैं. भैया जिनका अकाउंट्स कमजोर है वो ये बात याद रखना, असेट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट. लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट. हाँ चलो, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट. और लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए फायदा है तो हम उसे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्या कर दिया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया. ठीक है जी. एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए. बिल्स पेबल
of rupees 3 lakh are no longer required to be paid. बिल्स पेबल जो कि कितने के हैं, 3 लाख रुपए के हैं, वो अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है. अब बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 3 लाख आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी पेड. इससे मेरी जो लायबिलिटी है बेटा वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? सर कम हो रही है. तो मैंने क्या किया, लायबिलिटी कम हो रही है, मैंने इसे डेबिट किया. बिल्स पेबल डेबिट 3 लाख, और ये हमारे लिए एक तरह से फायदा है, तो मैंने इस फायदे को ट्रांसफर कर दिया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. कितना? 3 लाख. ठीक है जी. तो दो एंट्रीज आपको क्लियर है, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड सेकंड इज फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. आइए आगे बात करते हैं. थर्ड, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, ध्यान से देखिए आराम से बेटा, अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट. एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट. ध्यान से देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए क्या है बेटा? प्रॉफिट है. सो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं. अनरिकॉर्डेड एसेट इज वैल्यूड एट रुपीज 5 लाख. अनरिकॉर्डेड एसेट था एक, जिसको हमने वैल्यू किया 5 लाख का. अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यू किया 5 लाख का. इसका मतलब क्या है कि कोई एसेट था जिसे हमने बुक्स में दिखा ही नहीं रखा था, हमें लगता था हमारा है ही नहीं, या किसी भी कारण से बुक्स में वो नहीं था. अब हम उसे बुक्स में लेकर आएंगे. एक एसेट जिसकी वैल्यू 0 थी, अब हम उसे बुक्स में लेकर आ रहे हैं. कितने का? 5 लाख रुपए का. तो प्रॉफिट है सारा का सारा. तो हमने लिखा, या मैं और अच्छा लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड मशीनरी. कोई मशीनरी थी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी, तो अब हम उसे बुक्स में लेके आएंगे. वैल्यू बढ़ रही, मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 5 लाख रुपीज, और सारा का सारा मेरे लिए प्रॉफिट है, जिसको मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पर? टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन. गॉट इट. चलिए आगे बात करते हैं. फोर्थ, फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स. अगर हमें एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो क्या होगा बेटा? एसेट्स की अगर वैल्यू कम हो रही है तो वो हमारे लिए एक तरह से लॉस है या प्रॉफिट है? सर लॉस है. तो लॉस है तो बताओ बेटा क्या करोगे? सर हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है. और ध्यान से समझिए, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स कम होते हैं तो मैंने भी आपको बताया एसेट्स कम होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्रेडिट. तो टू एसेट्स अकाउंट. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 10 लाख वैल्यूड एट रुपीज 50,000. 10 लाख रुपए की आपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखा रखी थी, जिसकी हमने वैल्यू लगाई, कितनी निकली? 50,000 रुपए. तो हमें नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ बेटा? हमें नुकसान हुआ 9,50,000 का. हमें जो नुकसान हुआ वो हुआ 9,50,000 का. टू इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच? 9,50,000. तो आपने चारों चीजें अच्छे से देखी कि लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी कम होगी, एसेट्स बढ़ेंगे, एसेट्स कम होंगे. आप पहले यहां तक सारा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. फटाफट इसे नोट करिए फास्ट.